वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल अपना साई वर्ल्ड। आज हम लोग क्लास 12th साइंस का केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। यह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जेक बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, इसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा होता है। इससे भर भर के नंबर आते हैं। वो एमसीक्यू में भी आते हैं और 3 या 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आते हैं। तो चलिए इसको आज अच्छी तरह से समझते हैं। इससे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कुछ बेसिक समझ लेते हैं कि इसमें कौन क्या क्या होता है। तो यहाँ पर मुख्यतः 4 चीज़ होती है: कोऑर्डिनेशन स्पेयर, लिगेंड्स, सेंट्रल मेटल एटम और काउंटर आयन। तो यहाँ पर देखिए, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर का जो बाहर होता है उसको बोला जाता है काउंटर आयन, और अंदर में जो एटम मेटल होता है उसको बोला जाता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, और उसके साथ जो अटैच होता है उसको क्या बोला जाता है, लिगेंड्स। अब हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है उसमें जाते हैं। तो देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है। वर्नियर के बाद एक केमिस्ट आया था, मतलब रासायनिज्ञ, जिसने यह थ्योरी दिया। यह थ्योरी बोलता है कि एक्सप्लेन करता है कि मेटल और लिगेंड्स किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन हाउ ए मेटल आयन एंड लिगेंड्स कॉम्बाइन टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि किस तरह से एक दूसरे से कॉम्बाइन करके क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो देखिए, द लिगेंड्स डोनेट्स इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ए वेकेंट, मतलब खाली ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन। द ओवरलैप बिटवीन देम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। दोनों कौन सा बॉन्ड से करते हैं, डेटिव बॉन्ड, या इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बोला जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बोल क्या रहा है, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है Fe, और जो लिगेंड्स होते हैं ये किस तरह से अपना जो लोन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, उसको कैसे डोनेट करके एक बॉन्ड बनाते हैं। उस बॉन्ड का क्या नाम है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। मान लो ई Fe का ऑर्बिटल है और ये Cn लोन पेयर है, ठीक। तो ये क्या करता है, अपना लोन पेयर को यहाँ पर शिफ्ट करता है और एक दूसरे से यहाँ पर बॉन्डिंग बनाता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसी के बारे में बताता है। केमिस्ट्री एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है लाइन बाय लाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको मैं पोस्टुलेट्स मान के चला हूँ। देखिए, जो सेंट्रल एटम होता है, जिसको मेटल एटम भी बोला जाता है, वह अपना N-1D, NS, NP और ND ऑर्बिटल को लेता है वो बॉन्डिंग बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर N-1D, यहाँ पर N है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो आप क्लास 11th में भली भांति पढ़े होंगे। N, यहाँ पर N हम लोग 4 लेंगे। इस पूरा टॉपिक में हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो N कितना लेंगे, 4। तो D कौन सा हो जाएगा, 4-1, 3D। सबसे पहले क्या लेना है, 3D, फिर 4S, 4P और 4D, ठीक। अब क्या है सेकंड में, लिगेंड्स विल डोनेट लोन पेयर्स। अभी बताया था कि जो लिगेंड्स होता है वो अपना क्या करता है, लोन पेयर को कहाँ देता है, जो मेटल होता है उसका खाली ऑर्बिटल को क्या करता है, डोनेट करता है। इस तरह से उन दोनों के बीच में रिश्ता बनता है, रिश्ता, ठीक ना, कि ये लड़का है, मान लो ये लड़की है, तो ये लड़का है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड मान लेते हैं। जो मेटल है उसको लड़का मानो, जो लिगेंड्स है उसको लड़की मानो, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना उसको डेटिव बॉन्ड मानो, और इन दोनों से जो फॉर्मेशन हुआ उसको को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक। ये समझने के लिए था। देखो यहाँ पर, पेयरिंग अक्रॉस व्हेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लाइक NH3, CN, CO एक्सेट्रा। जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखते हैं और वहाँ पर लिगेंड्स के रूप में कौन कौन होता है, NH3, CN, CO, या और भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, जिसको मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बता चुका हूँ। जिसको भी देखना है वो वहाँ पर चल जाए, 2 मिनट में मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, उसको देख लीजिएगा।
उसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड्स है, क्योंकि उसको जानना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने के लिए आसान होता है। क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता है तो जो पेयरिंग होता है, क्या होता है पेयरिंग, मान लो एक ऐसे आया, यहाँ एक एक एक, यहाँ पर एक, अब ये दोनों खाली, यहाँ देखिए अच्छा से बना रहा हूँ मैं, ये ऑर्बिट, यहाँ पर ऑर्बिट 1 2, ये दोनों तो फिल हो गया, और यहाँ पर ये, तो अब ये दोनों नहीं है ना, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो तो क्या होगा, यहाँ पर आके फिल हो जाएगा। तो हम लोग को पता रहना चाहिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन सा नहीं है, इसलिए इसको जानना ज़रूरी होता है। और वीक फील्ड होता है तो नहीं होता है। तो ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसको हम लोग पढ़ते कहाँ है, इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज कहाँ पर होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालने में। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो देखो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, वो क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब जो हम लोग एफी लिए, ये इधर बनाते हैं, जो एफी लिए यहाँ पर उसका ऑर्बिटल मान लेते हैं, ये है 1 2 3 2 पी, की नहीं होता है, मतलब पी के लिए 3, तो जो मान लेते 3 पी है, ठीक ना, 3 पी है, तो 3 पी में और एक है लिगेंड्स, इसका एस, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है कि किसका कौन सा ऑर्बिटल एक दूसरे से मिक्सिंग हो रहा है, मतलब मिक्स कौन हो रहा है। जैसे अगर इस sp3, हाइब्रिडाइजेशन यही होता है ना, sp3 मतलब इसका s इसका p कितना 3, ऐसे होता है कि लिगेंड्स का s ऑर्बिटल और मेटल का p ऑर्बिटल एक दूसरे से मिक्सिंग किया। लेकिन जो लिगेंड्स होता है अपना लोन पर डोनेट करता है, किसको करता है, और मेटल को। तो यहाँ पर मेटल का लिगेंड्स का sp या p3 ई ऑर्बिटल को नहीं देखा जाता है, किसका देखा जाता है, मेटल का, सेंट्रल मेटल एटम का। हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब ये अलग अलग होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से उसका ज्योमेट्री मतलब होता है बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो ज्योमेट्री होता है और शेप होता है, दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से हम लोग इसका ऑर्बिटल शेप, इसका जो शेप ऑफ ऑर्बिटल से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिकल शेप भी बोला जाता है, तो इसको देख लीजिएगा, यहाँ से याद कर लीजिएगा, इसको भी मैं बताता हूँ अभी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट देखते हैं। फिर उसके बाद हम इसी थ्योरी के माध्यम से मैग्नेटिक नेचर देखते हैं कि कोई भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिक, क्या दर्शाएगा। फिर हम लोग इसी से क्या करते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, बॉन्ड बनने के बाद उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, उसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। की बॉन्ड बन जाता है उसके बाद उस सेंट्रल मेटल एटम का में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उसी को दर्शाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यह सभी चीज़ बहुत ही आसान है, इसको क्वेश्चन के मीडियम से समझना बहुत आसान है। आज मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, किसी को भी नोट करना है तो यहाँ से नोट करते जाइएगा। फिर देखिए हाइब्रिडाइजेशन, जब sp हो तो क्या होता है, लीनियर में 100 मेटल्स, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच कितना का बनता है, 180 डिग्री का। फिर sp2 होता है तो क्या होता है, ट्रिगोनल प्लेनर, डिग्री कितना का होता है, 120 डिग्री का। sp3 को बोला जाता है टेट्राहेड्रल, याद कर लीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसका लिगेंड्स के बीच कितना का डिग्री होता है, 109.5 डिग्री, ठीक ना। स्क्वायर प्लेनर के बीच देखिए, स्क्वायर प्लेनर, यहाँ पर एक स्क्वायर जैसे दिख रहा है ना, नाम से पता चल रहा है, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर यहाँ पर कितना गो होगा, 4 गो होगा। देखिए स्क्वायर मतलब 4 गो यहाँ पर होगा ऑर्बिटल। p2 2, s3 d 4, यहाँ पर टेट्रा बोला है ना, यहाँ पर भी 4 होगा। देखिए 3 और 1 4, ट्राइगोनल बोला था, यहाँ पर 3 होगा, 2 और 1, ठीक ना, इस तरह से। अब देखिए नीचे sp3, sp3 को बोला जाता है ट्रिगोनल बाईपैरामिडल। यहाँ पर d का कौन सा ऑर्बिटल होता है, जेड स्क्वायर ना, d का तो 5 होता है ना, उसमें से
कौन सा ऑर्बिटल भाग लेता है यहाँ पर, जेड का स्क्वायर। फिर DsP3, इसमें कौन सा डी का कौन सा ऑर्बिटल भाग लेता है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ऑर्बिटल भाग लेता है, ठीक ना। मतलब डी ई मान लेते हैं, डी तो ई हो गया एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस 2, तो इसमें कौन लेगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 2। ये क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। अब आता है इनर ऑर्बिटल, जिसको बोलते हैं पेयरिंग या लो स्पिन, जिसको क्या बोलते थे, पेयरिंग या लो स्पिन। मतलब जब हम लोग स्पिन करवाएंगे ना, तो डी ऑर्बिटल को अगर पहले ले लिए तो उसको बोला जाता है इनर ऑर्बिटल, और बाद में ले लिए तो क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल। जैसे DsP3, देखिए डी पहले आया ना, तो इसको बोला जाता है इनर ऑर्बिटल। फिर देखिए यहाँ पर sp3d2, इसको क्या बोला जाता है, आउटर ऑर्बिटल, ठीक। तो नोट करते जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए ये फिर क्या होता है, मेमोरी कोड, ये सब देख लीजिएगा, आसान है। वीक फील्ड लिगेंड्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने अच्छी तरह से बता दिया है, ट्रिक के माध्यम से वहाँ जाके देख लीजिएगा। अब चलिए आज हम लोग क्या क्या सीखे ये सब। अब इसमें कौन कौन सा आता है उसको देखिए, इसमें करना क्या है, इसका यूज कहाँ होता है। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, डिस्कस द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ K4 Fe6। इसका नोमेनक्लेचर आसान है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, थोड़ा लंबा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन बहुत ही आसान है, ठीक ना। किसी को भी नोमेनक्लेचर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डाउट आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं अच्छी तरह से बता दूंगा। तो देखिए ये किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका प्रोसेस हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सुनेंगे। बस आज हम लोग सीखेंगे, आज हम लोग देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। फिर क्या है, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड। मतलब ऐसे ऐसे कंपाउंड दे देगा, उसका बोलेगा ज्योमेट्री क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक नेचर क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, तो और हम लोग को उसको निकालना पड़ेगा। ये 3 या 5 नंबर का आता है, तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। हम लोग इस पूरा कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना करते हैं, 8 या 9 करते हैं। सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, दूसरा में कोऑर्डिनेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन उसी से निकालेंगे, ज्योमेट्री निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, मैग्नेटिक नेचर और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और हम लोग NCERT में के द्वारा पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग कौन कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखेंगे, जिसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और 6 होगा उस पर ध्यान देंगे, ठीक ना। तो हम आप लोगों को जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है उसको बारे में भी एक क्वेश्चन बता देंगे। तो यह पूरा वीडियो 3 में होगा। ये इंट्रोडक्शन हो गया, इसमें सेकेंड पार्ट में आएगा आप लोग का CN4, मतलब जिसका कोऑर्डिनेशन 4 होता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। थर्ड में आएगा जिसका 6th होता है और 5th होता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज हम लोग ये सीख लिए। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आता है, इसके बारे में बताऊँगा। थैंक यू।